माँ जी, बारिश से कब छुटकारा मिलेगा? कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण ना कपड़े सुखा पाती हूँ, ना कोई और काम कर पाती हूँ। अब क्या कर सकते हैं बहू, ये मौसम ही कुछ ऐसा है। दोनों सास बहू बारिश में भीगते हुए मछलियाँ पकड़ रही थी। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन कविता आकर उनके ऊपर हंसने लगती है। देखो तो दोनों सास बहू को, सुबह हुई नहीं क्या जाती है मछलियाँ पकड़ने। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब हम पर नजर रखती रहती हो। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम लोगों के ऊपर नजर रखूं। मेरे सामने तुम्हारी हैसियत ही क्या है? दो बोल मीठे तो इंसानों की तरह बोल नहीं सकती। लगता है पिछले जन्म में चुड़ैलों की बिरादरी से रही होगी। ये सुनते ही कविता गुस्से से लाल हो जाती है। चुड़ैल? किसे कहा तुमने? इससे पहले कि दोनों के बीच लड़ाई बढ़े, माँ गंगा को शांत करा देती है। अरे बहू, शांत हो जाओ। क्यों इस मंद बुद्धि के मुंह लग कर अपना दिन खराब कर रही हो? सही कहा माँ जी। वैसे भी हमने काफी मछलियाँ पकड़ ली है, तो अब हमें घर चलना चाहिए। इसके बाद दोनों अपने घर चली जाती है। घर जाते ही दोनों ढाबे के लिए मछली चावल बनाने लगती है। तभी वहाँ गंगा का पति मनोज मुंह लटकाए आता है। माँ गंगा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ जी? इतने परेशान क्यों हैं? मेरी आज की पगार चोरी हो गई। चोरी की बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। चोरी? पर वो कैसे? आजकल काम की जगह पे बहुत चोरियां हो रही है। जरा सा किसी मजदूर का ध्यान इधर उधर होता नहीं कि चोर हाथ साफ कर जाते हैं। कर्म फूटे उस नास पीटे चोर के। बेचारा मेरा बेटा दिन भर इतनी मेहनत करता है और वो कल मुहा चोर मुफ्त में पैसे ले जाता है। मनोज के पिता वहीं चारपाई पे लेटे आराम कर रहे होते हैं। ये सारी बातें सुनकर उनकी नींद खुलती है और वो मनोज को समझाने लगते हैं। बेटा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। आगे से ध्यान रखना। अब चिंता छोड़ और मछली चावल खा ले। इसके बाद सब हाथ मुंह धोकर एक साथ बैठकर मछली चावल खाने लगते हैं। खाना खत्म होते ही थोड़ी देर बाद गंगा मछली चावल लिए ढाबे पर जाती है, जहां दो ग्राहक उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे गंगा भाभी, आज आपने ढाबा खोलने में इतनी देरी क्यों कर दी? पता है हमें कितनी भूख लगी है। हाँ भाभी, जब तक आपके हाथों की मछली चावल ना खा ले, हमारे दिन की शुरुआत ही कहाँ होती है। दोनों की बातें सुनकर गंगा भावुक हो जाती है। भैया, आप जैसे ग्राहकों की वजह से ही मुझे ढाबा चलाने की हिम्मत मिलती है। गरम गरम मछली चावल बनाकर लाई हूँ, आइए खा लीजिए। फिर गंगा उन्हें एक एक प्लेट मछली चावल निकाल कर देती है और दोनों बड़े चाव से खाने लगते हैं। खाते खाते दोनों गांवमय हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बातें करने लगते हैं। ए भाई, तुम्हें पता है आजकल गांव में क्या क्या होने लगा है? वही ना, अब तो ज्यादा पैसे लेकर घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। दोनों की बातें सुनकर गंगा के मन में कई सवाल जग उठते हैं। आप दोनों गांव में हो रही चोरी के बारे में बात कर रहे हैं ना? भाभी, सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, बल्कि और भी चीजों की चोरी हो रही है। अब कल की ही बात ले लो। अपने गांव का एक आदमी अपनी पत्नी के लिए नई साड़ियां लाया था। उस चिंती चोर ने साड़ियां तक चुरा ली। गांव में हो रही अजीबोगरीब चोरी से सभी परेशान थे। दोनों आदमी कुछ देर बातें करके मछली चावल खाकर वहां से चले जाते हैं। शाम होती है। गंगा अपना ढाबा बंद करके घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे कविता दिखाई देती है। अरे कविता, अपने घर का ध्यान रखना। गांव में चोर घुस पड़े हैं। तुम्हारे पास तो कितनी सारी कीमती चीजें हैं। अच्छा, तो अब मुझे एक मछली चावल का ढाबा लगाने वाली सलाह देगी? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो मत करो ना। कविता का पति रमेश शहर में एक बड़ी सी फैक्ट्री में काम किया करता था। इसीलिए कविता अपने से कम हैसियत के लोगों से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। दिन बीतते गए, बारिश का कहर और ज्यादा बढ़ता गया। एक दिन गंगा घर की दहलीज पे बैठी बारिश की खूबसूरती देख रही थी। तभी मनोज निराश चेहरा लिए वहाँ आता है। गंगा, मुझे माफ कर देना। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। मेरा काम कभी चलता है तो कभी नहीं।
इसलिए तुम्हें ढाबे पे दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं दिए तो जीवन साथी किस बात के। गंगा, लगातार बारिश होने के कारण मालिक ने बहुत से मजदूरों को काम से निकाल दिया है। अफसोस के उनमें मैं भी शामिल हूँ। आप मन छोटा मत कीजिए, ये मुश्किल घड़ी है, पर वो कहते हैं ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। गंगा की बातें सुनकर मनोज को थोड़ी राहत मिलती है। फिर दोनों साथ बैठकर सुकून से बारिश की ठंडी ठंडी बूंदों को गिरते हुए देखने लगते हैं। रात होती है, सभी खाना खाने एक साथ बैठते हैं। तभी छत की पपड़ियां गिरने लगती हैं। हे भगवान, लगता है घमासान बारिश के कारण छत कमजोर पड़ रही है। कमजोर पड़ेगी ही। आपको याद भी है आखिरी बार हमने कब घर की मरम्मत करवाई थी? आप दोनों फिक्र मत कीजिए, बारिश के कारण ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे हैं। जैसे ही ढाबा पहले की तरह चलने लगेगा, घर की मरम्मत करवा दूंगी। छत से पानी टपकता है। दीवारों की मिट्टी बारिश के कारण फूलने लगती है। गंगा को अब घर की मरम्मत की फिक्र होने लगती है। इसलिए वो अगले दिन से और जल्दी अपना ढाबा खोलती है ताकि थोड़े और ग्राहक आ सके। गंगा भाभी, इस बारिश में मछली चावल बेचना बड़ा मुश्किल होता होगा ना? हाँ भैया, जब से बारिश शुरू हुई है, गिने चुने ग्राहक ही आते हैं। आप हिम्मत मत हारना भाभी, एक दिन सारे गांव वाले यहाँ जरूर आएंगे। आखिर आपके इन स्वादिष्ट मछली चावल से कोई कैसे बच पाएगा? वे दोनों आदमी गंगा के रोज के ग्राहक थे। कोई आए ना आए, वे दोनों बारिश, धूप, ठंडी, तूफान, हर मौसम में मछली चावल खाने जरूर आते थे। उस दिन भी जोर की बारिश में दोनों ने मछली चावल खाया और गंगा की खूब तारीफ करने लगे। कविता बाहर खड़ी सब सुन रही थी और जलन के मारे अंदर ही अंदर घुट रही थी। इस गंगा की इतनी तारीफ मुझसे सही नहीं जा रही है। इस गांव में बस मेरा ही बोलबाला होना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। इतना सोचकर कविता वहां से चली जाती है। 2 दिन बीते, गंगा मछली चावल लिए ढाबे पे जा ही रही थी। तभी उसे ढाबे के बगल में एक और ढाबा दिखता है। अरे ये ढाबा किसका है? गंगा ढाबे के थोड़े पास जाती है। वहां उसे कविता खड़ी दिखती है। कैसी हो गंगा? देखो मेरा ढाबा तुमसे कितना बड़ा और आलीशान है। ये क्या किया तुमने? एक तो वैसे ही कमाई नहीं हो रही थी, ऊपर से तुम ढाबा खोलकर मेरी प्रतियोगी बन गई। तुम गरीबों का यही रोना है। प्रतियोगिता करने की हिम्मत ही नहीं होती तुम्हारे अंदर। जलन की भी एक हद होती है सविता। तुम मुझसे भिड़ना चाहती हो ना, तो ठीक है। अब देख ही लेते हैं किसका ढाबा चलता है और किसका बंद होता है। उस दिन के बाद से दोनों पड़ोसन के बीच जंग छिड़ गई। कविता का ढाबा नया था गांव में। कोई भी उसके ढाबे का स्वाद नहीं जानता था, इसलिए अब भी सब गंगा के ढाबे पे ही जाते थे। जिससे परेशान होकर कविता ने एक तरकीब सोची। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस गंगा से शर्त हार जाऊंगी। नहीं नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं उससे नहीं हार सकती। शाम हुई, दोनों ढाबा बंद करके घर जाने लगी। घर के बाहर पहुंचते ही कविता के ताने शुरू हो गए। आज खुश हो लो, कल से मेरा वादा है, एक भी ग्राहक तुम्हारे मछली चावल खाने नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए कितना जहर भरा है कविता। एक दिन तुम्हारी यही अकड़ तुम्हें पछतावे की आग में जलाएगी। इतना बोलकर गंगा घर के अंदर चली जाती है। कविता की बातों से गंगा बहुत परेशान थी और अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी। उसे इतना शांत देख उसकी सास कमरे के अंदर आती है। बहू, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माँ जी, हमारे सर पे तो जैसे एक साथ मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम तो हमारे घर की मजबूत नींव हो बहू। तुम ही ऐसे हार मान कर बैठ जाओगी तो हमारा क्या होगा? बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मनोज जी की नौकरी चली गई है, घर की मरम्मत करनी भी जरूरी है, और अब ये कविता का ढाबा। ये सुनते ही माँ हैरान होकर पूछती है,
कविता का ढाबा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो बेटा? हाँ, उस झलकुकड़ी ने हमें नीचा दिखाने के लिए नया ढाबा खोल लिया है। इसके बाद गंगा अपनी सास को सारी बातें बताती है। फिर दोनों चिंता में पूरी रात जगकर गुजारते हैं। अगले दिन गंगा अपनी सास के साथ ढाबे पे आती है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें कविता के ढाबे पे काफी भीड़ दिखती है। बहू, कविता के ढाबे पे तो ग्राहकों की बारिश हो रही है और हमारे ढाबे पे एक मक्खी तक नहीं। पर ये कैसे मुमकिन है माँ जी? कल तक तो सब मेरे ढाबे पे ही आ रहे थे। दोनों हैरान परेशान कविता के ढाबे पे जाते हैं और वहां दो रसोइयों प्रीतम और महेश को देखते हैं। ग्राहक उनके मछली चावल की तारीफ करते नहीं थकते हैं। वाह कविता, मानना पड़ेगा तुम्हारे इन दोनों रसोइयों के हाथों में तो जादू है। ये मछली चावल खाकर तो मुझे एक अलग ही सुकून मिल रहा है। आप सभी को जितना खाना है खाइए। आज पहला दिन है प्रीतम और महेश का, इसीलिए आज का खाना मेरी तरफ से मुफ्त है। ये सुनकर सभी ग्राहक बहुत खुश हो जाते हैं और बागे चाव से खाने लगते हैं। मुफ्त के मछली चावल की बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी बारिश में भीगते हुए ही कविता के ढाबे पे आ जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। गंगा का काम ठप पड़ जाता है। वो उदास अपने घर पे बैठी एक रात सबके साथ खाना खा रही थी। तभी मनोज कहता, गंगा, मुझे एक जगह मजदूरी का काम मिला है। कल से मैं काम पे जाऊंगा। हाँ बेटा, अब तू ही कुछ काम कर। जब तक ढाबा नहीं चलता तू ही सहारा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, उस कविता के मछली चावल में इतना स्वाद कैसे आता है? वो तो बिल्कुल मेरी तरह ही खाना बनाती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है बहू। सब अपनी आर्थिक परिस्थिति से परेशान होकर बात कर रहे थे। तभी अचानक आंधी आती है और गंगा के घर की छत टूट जाती है। सब डर के मारे घर से बाहर निकल जाते हैं। हे प्रभु, ये हमारे साथ क्या अनर्थ हो रहा है? एक के बाद एक मुसीबतें सर पे आ ही रही है। अब हम क्या करेंगे? ये घर तो रहने लायक बचा ही नहीं। तेज बारिश, तूफान, आंधी का बहाव इतना था कि दोबारा छत जोड़ना मुश्किल हो रहा था। इसलिए गंगा ने नदी किनारे एक छोटी सी कुटिया बांधी और सब उसी में रहने लगे। अगली सुबह उन्हें इस हाल में देखकर कविता ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। ये क्या हालत हो गई तुम सबकी? तुम लोग तो ना घर के रहे ना घाट के। हंसी तो बिल्कुल चुड़ैलों वाली है। सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखकर हमें अपना दिन खराब नहीं करना। जाओ यहाँ से। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अकड़ अब भी है। उन्हें ताने सुनाकर कविता अपने ढाबे पे चली जाती है। उसके जाते ही मनोज भी अपने काम के लिए निकलने लगता है। अच्छा गंगा, अब मैं भी जा रहा हूँ। आज कुछ पैसे ले आऊंगा, उससे थोड़ा बहुत तो गुजारा हो ही जाएगा। मनोज मजदूरी करने चला जाता है। दिन भर भूखे प्यासे खटने के बाद शाम होते ही मनोज को पगार मिलती है और वो चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लिए घर जाने लगता है। तभी अचानक थकावट के मारे नींद आती है और वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर यही आराम कर लेता हूँ। थकान के मारे बदन चूर चूर हो रहा है। बैठे बैठे मनोज की आंख लगती है। कुछ देर बाद आधी रात होती है और मनोज उठकर शोर मचाने लगता है। मेरे पैसे कहाँ गए? मैंने यही नीचे तो रखे थे। मनोज के दिन भर की कमाई एक पल में गायब हो गई। पलक झपकते ही उसके पास से कोई उसकी मजदूरी चुरा ले गया। मनोज घबराते हुए बिना एक क्षण की देरी किए गंगा के पास आकर उसे सारी बातें बताता है। गंगा, फिर से चोरी हो गई। थोड़ी चैन की सांस तो लीजिए। कैसा वक्त आया है, सांस लेना तो दूर, जीने की इच्छा भी नहीं हो रही। मनोज हाँफते हुए गंगा को एक एक बात बताता है। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। हमें उस चोर को ढूंढना होगा और इस कविता की चालाकी का भी पता लगाना होगा। गंगा, अब तुम ही कुछ करो, मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही। गंगा उस रात बहुत सोचती है और अगले ही दिन से वो कविता के ढाबे पे कड़ी नजर रखने लगती है।
आज तो मैं कोई ना कोई सुराग ढूंढ कर ही रहूंगी। पूरे दिन ढाबे पे नजर रखने के बाद शाम को गंगा की नजर प्रीतम और महेश पे पड़ती है। दोनों ढाबे के अंदर बैठकर बात कर रहे थे और गंगा खिड़की से उनकी बातें सुनती है। महेश, भाई कविता मालकिन को पता नहीं है कि हम खाने में स्वाद कैसे लाते हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें छोड़ेगी नहीं। तू फालतू में डर रहा है। उन्हें कौन बताने जाएगा कि हम शहर से केमिकल लाकर खाने में मिलाते हैं ताकि स्वाद उभर कर आए। पर स्वाद के कारण सेहत के ऊपर कितना नुकसान पहुंचता है। ये सब सोचना हमारा काम नहीं है। किसी की तबीयत खराब भी हुई तो उन्हें क्या पता चलेगा कि ये सब हमारे कारण हुआ है। अब गंगा को सारे राज पता चल चुके थे। वो घर जाते ही सबसे पहले ये बात अपनी सास को बताती है। माँ जी, कविता को तो कुछ पता ही नहीं है। उसके साथ उसी के नौकर धोखा कर रहे हैं। हम उसे बताएंगे तो उसे यकीन भी तो नहीं होगा ना। माँ जी, कविता भले ही जुबान की कड़वी है, पर हम उसे मुसीबत में अकेले तो छोड़ नहीं सकते ना। आखिर वो हमारी पड़ोसन है। दोनों सास बहू पूरी रात सच सामने लाने की तरकीब सोचने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं, उन्हें कोई सुझाव, कोई तरकीब नहीं मिलती। गांव में चोरियां भी बढ़ती जाती है। चोर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं मिलता है। गंगा इसी चिंता में नदी किनारे मछलियां पकड़ रही थी। तभी कविता वहां आती है। अभी भी तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। देखो कविता, मेरा अभी लड़ने का मन नहीं है। कृपया करके आज ताने मत मारना। गंगा को इतनी गुमसुम देखकर कविता का भी दिल पसीज उठता है। क्या हुआ गंगा, सब ठीक तो है ना? देखो, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, पर मैं इंसानियत के नाते पूछ रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे दोनों रसोइये तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, तो क्या तुम मानोगी? ये सुनते ही कविता गंगा के ऊपर गुस्सा हो जाती है। मेरा ढाबा चलने क्या लगा, तुम मुझे मेरे रसोइयों के खिलाफ भड़काने लगी ताकि मैं उन्हें काम से निकाल दूं और मेरा ढाबा बंद हो जाए। ऐसा नहीं है, मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं मानोगी। खैर छोड़ो, मैं तो अब हार मान चुकी हूँ। गंगा की बातों से एक पल के लिए सविता के मन में शक पैदा होता है। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? तुम बस एक बार मुझ पर भरोसा करके अपने रसोइयों पे नजर रखो। एक ना एक दिन सच पता चल ही जाएगा। कविता उसकी बात सुनती है और अगले दिन से प्रीतम और महेश के ऊपर छुपकर नजर रखने लगती है। कुछ दिनों बाद वो दिन आता है जब कविता उन्हें मछली चावल में दवाइयाँ मिलाते देखती है। गुस्से में वो उसी दिन दोनों को काम से निकाल देती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की? अभी के अभी निकल जाओ दोनों मेरे ढाबे से। ढाबा हमारी वजह से ही चल रहा है मालकिन। हम नहीं रहेंगे तो कोई यहाँ झक मारने भी नहीं आएगा। आपको लोगों की सेहत से क्या लेना देना है? कौन सा आपको इलाज के पैसे देने पड़ेंगे? चुप रहो दोनों, आगे एक शब्द मत कहना। इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इसके बाद कविता उन्हें बिना पगार दिए काम से निकाल देती है। कविता बहुत दुखी थी। शोर शराबा सुनकर गंगा भी वहां आ जाती है। शांत हो जाओ बहन, ये दुनिया है, यहाँ ऐसे लोग मिलते रहते हैं। गंगा, मुझे माफ करना, मैंने ये सब जलन के कारण किया था। अब मैं ढाबा नहीं चलाऊंगी, तुम अपना काम फिर से शुरू कर सकती हो। ये सुनकर गंगा बहुत खुश होती है। अगले दिन से गंगा फिर से अपना ढाबा खेलती है और मछली चावल बेचने लगती है। बड़े दिनों बाद गंगा के हाथ में कुछ कमाई आती है और वो उस रात सुकून से सोती है। तभी चोर चादर ओढ़े उसके घर पैसे चुराने आता है। आज तो बहुत पैसे मिलेंगे। चोर जैसे ही चोरी करने के लिए कमरे में जाता है, गंगा की आंख खुल जाती है और वो शोर मचा देती है। चोर चोर, सुनिए जी, माँ जी, पिताजी, जल्दी आइए। शोर सुनकर सब उसके कमरे में आते हैं। कविता भी वहां आ जाती है। चोर के ऊपर से चादर हटता है और कविता हैरान हो जाती है। आप यहाँ इस हाल में? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा पति ही चोर है। चोरी नहीं करूं तो क्या करूं? तुम्हारी फरमाइश ही इतनी है कि पूरी करते करते मैं कंगाल हो जाता हूँ। ये सब सुनते ही कविता रोने लगती है।
ये सब मेरी गलती है। मैंने दिखावा करने में अपने पति के ऊपर इतना जोर दे दिया कि उन्हें ये रास्ता अपनाना पड़ा। मुझे माफ करना रमेश जी, अब मैं कोई फिजूल खर्ची नहीं करूंगी। कविता को उसकी गलती का एहसास होता है और उसका सारा घमंड टूट जाता है। कविता, तुम अब अपना दिल छोटा मत करो। हम मिलकर ढाबा चलाएंगे और तरक्की करेंगे। दो पड़ोसन के बीच सुलह होती है। अब से दोनों मिलकर ढाबा चलाने लगती है और दोनों के पति बाहर काम करने लगते हैं। गंगा को नदी में खास तरह की मछली मिलती है, जिससे मछली, चावल और स्वादिष्ट बनता है। ढाबा बहुत अच्छा चलता है और गंगा अपने घर की मरम्मत करा लेती है। इस प्रकार की मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल अक्कू टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।